नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शाम को सुधीर जब कोर्ट से लौटा तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। बाइक की आवाज़ सुनकर उसका 5 वर्षीय बेटा लपक कर उसके पास आया और उत्साहित होकर बताने लगा, पापा, आपको मालूम है वह पिंकी के पापा है ना? सुधीर बोला, हाँ, उन्हें क्या हुआ? उन्होंने नई कार खरीदी, देखिए ना, उनके घर के बाहर ही खड़ी है। कितना अच्छा कलर, बहुत बड़ी भी है। देखिए ना कार कैसे चमक रही। सुधीर ने मुड़कर देखा तो बगल वाले घर के ठीक सामने नई चमचमाती कार खड़ी थी। सुधीर बेटे के साथ अंदर आते हुए बातें कर रहा था। वह बहुत मचलते हुए बता रहा था, पापा, मैं और दीदी कार में बैठे, अंकल हमें घुमाने लेकर गए थे, खूब मज़ा आया। उन्होंने हमें मिठाई भी खिलाई। हम इससे भी बड़ी कार खरीदेंगे। सुधीर ने अपने बेटे का गाल थपथपाते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर खरीदेंगे। कुछ देर तक सुधीर के दोनों बच्चे खुशी से उछलते कूदते उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे और फिर खेलने चले गए। सुधीर वकील है, काला कोट उतार कर हैंगर पर लटका दिया। फिर सोफे पर पसरते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई, सविता, एक कप चाय लाना। थोड़ी ही देर में सविता चाय बनाकर ले आई। ट्रे टेबल पर रखकर सुधीर के करीब बैठते हुए बोली, आपने तो बच्चों के मुंह से सुन ही लिया होगा, बगल वाले घर के बाहर देख भी लिया होगा, गौतम भाई साहब ने नई कार खरीदी है। उनकी पत्नी दोपहर में कार खरीदने की खुशी में मिठाई देकर गई थी। फिर मिठाई सुधीर की ओर सरकाते हुए लंबी सांस लेकर बोली, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपके दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी। सविता की बातों में व्यंग था। सुधीर ने चाय का कप उठाया और मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में डाला। सविता बोली, आपको पता है, कॉलोनी में हमारे अलावा बाकी सबके पास कार है, यानी कि हम ही लोग बेकार हैं। सुधीर बोला, धीरज रखो, हम भी कार जल्द ही खरीद लेंगे। सविता चिढ़कर बोली, बस बस रहने दीजिए, आप तो बस कोशिश ही करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोशिशें कभी कामयाब भी होंगी। सुधीर बोला, अब बस भी करो। सविता, तुम तो जानती हो कि मैं एक साधारण सा वकील हूँ। यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े अफसर या फिर व्यापारी। सविता बोली, रहने दीजिए, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आपको बहाने मिल ही जाते हैं। देवर जी कौन से बड़े व्यापारी, साधारण से डॉक्टर ही तो हैं। फिर भी देवरानी और अपने 2 साल के बेटे को कार में घुमाते हैं। हमारे तो नसीब ही खराब है। अब नॉर्मल बातचीत झगड़े का रूप ले रही थी। बात आगे बढ़ती देख सविता मुंह फुलाकर किचन में चली गई और सुधीर वहीं सोफे पर लंबी सांस लेकर पसर गया। कुछ देर उदासी से वहीं लेटा रहा। फिर कुछ सोचकर कमरे में जाकर अलमारी से बैंक की पासबुक निकाली। वह खुश होते हुए सविता से बोला, देखो सविता, हमारे बैंक खाते में 1 लाख रुपए हैं, चाहे तो हम पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं। सविता अभी तक नाराज थी। वह बोली, नहीं, पुरानी नहीं, गाड़ी तो हम नई ही लेंगे। सुधीर फिर से उदास हो गया और बोला, ठीक है, फिर तो रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। और वह सोच में डूब गया। सविता भी कुछ देर सोचती रही। फिर अचानक से उसके करीब आते हुए बोली, आपके नाम पर गाँव में कुछ ज़मीन भी है ना? सुधीर बोला, हाँ, 5 एकड़ के करीब है, मगर अभी तक बाबूजी के नाम है। अगर मैं कहूँ तो वह कल ही मेरे नाम करा देंगे। सविता बोली, ज़मीन कितने की होगी? सुधीर ने कहा, यह तो पता नहीं, गांव में जाकर मालूम करना होगा। सविता खुश होते हुए बोली, फिर सोचना क्या है, बेच दीजिए उस ज़मीन को, वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं। हमें कौन सा गांव में जाकर रहना है और खेती करनी। सुधीर सोच में डूब गया। वह बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, वह ज़मीन बंजर है, हमारे किसी काम की नहीं, मगर क्या गाँव में जाकर ज़मीन बेचना उचित होगा? बड़े भैया क्या सोचेंगे? सविता बोली, इसमें सोचना क्या है, अपने हिस्से की ज़मीन बेचें या दान में दें, हमारी समस्या तो हल हो जाएगी। जेठ जी को इससे ऐतराज़ क्या हो सकता है? सुधीर को भी नई कार का लालच आ गया और वह उत्साहित होकर बोला, ठीक है, मैं जल्दी ही गांव जाकर यह सब निपटा दूंगा। सुधीर के दिमाग पर परिवार की खुशी के लिए नई कार इस कदर हावी हो गई कि वह दूसरे विषयों में कुछ सोच ही नहीं पाया। सुधीर 3 भाई, सबसे बड़ा भाई गाँव में ही रहता है, खेती बाड़ी वही संभालता है। गांव में उनकी लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। तीनों भाइयों के हिस्से में 5-5 एकड़ ज़मीन आती है। बड़ा भाई गांव के ही एक स्कूल में मास्टर है। बाकी 2 भाई सुधीर और अमन शहर में रहते हैं। अमन डॉक्टर है और सुधीर वकील है।
सुधीर ने शहर आकर जब से वकालत शुरू की वह गांव में कभी नहीं गया। कभी कभार पिताजी ही 2-4 दिन के लिए उनके पास रहने आ जाते, जिनके मुंह से गांव की खोज खबर मिल जाती। लगभग 10 साल हो गए सुधीर कभी गांव नहीं गया और पिछले 3 सालों से पिताजी भी उनके पास रहने नहीं आ पाए। अब वह बीमार रहते हैं। सुधीर फ़ोन पर ही उनकी हालचाल जान लेता है और उसके कर्तव्य की पुष्टि हो जाती। अगले दिन सुबह उठते ही सुधीर ने पत्नी से कहा, परसों रविवार है, मैं आज गांव चला जाता हूं, ज़मीन का सौदा कर आता हूं। यह बात सुनकर सविता खिलखिला उठी। सुधीर तैयार हुआ और बैग में 2-4 कपड़े डाले, नाश्ता करके अपनी बाइक से ही गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बसंतपुर पड़ता है। सेठ हरिदास का बिक्री संबंधी मामला सुधीर के पास ही। उन्होंने सोचा कि चलते चलते अपनी फीस भी वसूल करता चलो। वह हरिदास के पास पहुंचा। हरिदास ने उसका स्वागत किया, चाय नाश्ता कराया और फिर सुधीर की तरफ 50,000 रुपये बढ़ाते हुए बोला, यह लीजिए आपकी फ़ीस। अच्छा किया आप स्वयं ही आ गए। सुधीर ने पैसे लेकर बैग में डाले और बोला, मैं गांव जा रहा हूं, गांव की ज़मीन का सौदा करने। नई कार लेने की सोच रहा हूं। हरिदास जी बोले, सुधीर भाई, क्या आप में माँ का सौदा करने की हिम्मत है? ज़मीन चाहे बंजर हो, वह हमारी माँ होती। सुधीर ने हरिदास की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और वह गांव की तरफ चल दिया। लगभग 76 किलोमीटर की पक्की सड़क से रास्ता तय करते हुए सुधीर अपने गांव की गलियों में पहुंचा। घर के सामने बाइक रोकी तो आवाज़ सुनकर 3-4 बच्चे बाहर निकल कर आए। उत्सुकता भरी नज़रों से सुधीर की तरफ देखने लगे। पीछे पीछे बच्चों की माँ भी दरवाजे तक आ चुकी थी। सुधीर को देखते ही बोली, अरे देवर जी, आप? सविता भी आई है क्या? भाभी सुधीर को देखकर इतनी खुश और उत्साहित हुई कि एक बार में ही कई सवाल पूछ डाले। सुधीर बोला, नहीं, मुझे यहाँ पास के गांव में कुछ काम था तो मैं अकेला ही आया। भाभी बोली, अच्छा, अंदर आओ। फिर बच्चों से बोली, राजू, तुम्हारे सुधीर चाचा आए हुए हैं, रायपुर वाले। देखते क्या हो, चाचा जी के चरण स्पर्श करो। बच्चों को सुधीर का परिचय मिल गया। उन्होंने लपक कर नमस्ते कहते हुए सुधीर के चरण स्पर्श किए। बरसों बाद सुधीर वह गांव आया था, वही पुराना मकान जहां तीनों भाई कभी खेला करते थे। इसी घर में बचपन बीता था। आज जर्जर हालत में बगल के बड़े से कमरे से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। उसके कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ गए। पिताजी तख्त पर लेटे हुए थे। सुधीर को देखते ही उठने की कोशिश करने लगे। सिरहाने रखे अपने चश्मे को ढूंढने लगे। चश्मा आंखों पर चढ़ाकर बोले, कौन? अरे सुधीर बेटा, आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। सुधीर उनके करीब बैठ गया। बाबूजी बहुत कमज़ोर लग रहे थे। खांसते समय पूरा शरीर हिल जाता था। उनकी कमज़ोर काया और चेहरे पर उभरी झुर्रियों को देखकर एक बार सुधीर का दिल घबरा उठा। कमरा खाली खाली सा था। तख्त से लगी लकड़ी की पुरानी 3 कुर्सियां रखी थी। कमरे में खुली अलमारी बनी हुई थी, जहां पर एक आईना और एक कंघी रखी हुई थी। दीवार पर लगी खूंटियों पर 2 थैले और बाबूजी की कमीज टंगी हुई थी। कमीज पर कई पैबंद लगे थे। तार पर बाबूजी की धोती सूख रही थी, इतनी पुरानी कि जर्जर होकर फटने लगी थी। सुधीर ने पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पिताजी बोले, नहीं रे, तबीयत तो ठीक है, बस कभी कभी खांसी परेशान करती है। तुम्हारा भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु बुढ़ापा है, उम्र पर किसका जोर है। फिर बाबूजी को कुछ याद आया और बोले, तुम अकेले ही आए हो, बहुरानी नहीं आई क्या? और बच्चे? सुधीर बोला, मैं अकेला ही आया हूँ। एक केस के सिलसिले में बसंतपुर आया था तो 2 दिन कोर्ट बंद था, सोचा गांव होता चलो। बाबूजी बोले, बहुत अच्छा किया। तभी नीरू आ गया और बोला, चाचा जी आप नहा लीजिए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आंगन में वही पुराना कुआं, उसके पास ही ईंटों की दीवारें उठाकर एक टीन का शेड और टीन का भी ही दरवाज़ा लगाकर स्नान घर बनाया गया। नहाते समय सुधीर को अपने फ्लैट के चमचमाते बाथरूम की याद आ गई। नहाकर निकला तो रसोई घर में खाना तैयार था। रसोई घर भी क्या, बरामदे में ही एक छोर पर मिट्टी की दीवार खड़ी करके उसे रसोई घर की शक्ल दे दी गई। भाभी ने दरी बिछाई और बोली, देवर जी आओ बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। सुधीर दरी पर बैठ गया। थाली परोसते हुए भाभी बोली, फर्श पर बैठते हुए बहुत अजीब लग रहा होगा ना? क्या करें, मेज वगैरह नहीं। खाना तो साधारण था, मगर जिस स्नेह से परोसा जा रहा था उससे आनंद आ गया। अभी तक सुधीर घर के सभी कमरों का साजो सामान, पशु वगैरह सब देख चुका था। कहीं पर भी संपन्नता की कोई निशानी नज़र नहीं आई। हर चीज़ जर्जर हालत में थी। बड़े भाई साहब गरीबी में जैसे तैसे करके अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे। शाम को 4 बजे तक बड़े भाई साहब भी स्कूल से आ गए।
मास्टर की नौकरी भी क्या है, 2,500 रुपये महीना पगार मिलती है, उससे तो रसोई का सामान भी पूरा नहीं आता। बस जिंदगी जैसे चल रही। सुधीर को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। अपनी टूटी फूटी साइकिल बरामदे में दीवार से टिकाते हुए बोले, कितने वर्षों बाद आया है, घर में सब ठीक है ना? सुधीर ने कहा, हाँ सब ठीक है भैया। उन्होंने आंगन में खाट बिछाई, सुधीर को अपने पास बिठाया और बोले, नीरू अपनी माँ से कहो 2 कप चाय बनाए। चाय पीने के बाद वह सुधीर को अपने साथ खेतों में ले गई और बोले, जमीन जायदाद की लड़ाई तो तुमने अदालत में बहुत देखी होंगी और लड़ी भी होंगी, परंतु खेत क्या चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। खेतों के पास पहुंचकर फसलों के बीच खेत में जाकर बड़े भाई साहब बोले, सुधीर यह है हम लोगों के खेत, यह सामने वाला हिस्सा तुम्हारा है। इसकी मिट्टी मेरे और अमन के खेत से ज़्यादा अच्छी नदी के पास भी है, इसलिए सिंचाई भी अच्छी हो जाती है। मेरे पास बैलों की एक कमज़ोर सी जोड़ी, मैं पूरी ज़मीन को जोत नहीं पाता। किसी का ट्रैक्टर भाड़े पर लेकर खेतों की जुताई करूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं। मुश्किल से 8-10 एकड़ पर ही खेती कर पाता, शेष ज़मीन बंजर पड़ी रह जाती है। संसाधनों की कमी। पिताजी की इच्छा है कि हमारे सभी खेतों में फसल लहराए। फिर वह उदास होकर बोले, काश मैं एक ट्रैक्टर खरीद पाता तो पिताजी की अंतिम इच्छा भी पूरी कर देता, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद मैं 20-25 हज़ार ही जमा कर पाया हूँ। ट्रैक्टर तो कम से कम 6 लाख रुपए का। फिर दोनों भाई घर वापस लौट आए। खाना खाने के बाद सुधीर आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। आसमान साफ था, दूर दूर तक चांदनी बिखरी हुई थी। रह रहकर मन में एक ही सवाल उठ रहा था, अपने हिस्से की ज़मीन के बारे में बाबूजी और भैया से कैसे कहूँ। फिर उसे हरिदास जी की बात याद आ गई। क्या मुझ में इतना साहस है कि मैं अपनी माँ का सौदा कर सकूँ? क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूँ? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। अगले दिन सुबह सुधीर गांव के ही एक पुराने दोस्त के साथ बाजार गया। ट्रैक्टर एजेंसी पर पहुंचा और वहां से 1.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस और 50,000 कैश देकर नया ट्रैक्टर खरीदा। बाकी की रकम की अपनी नाम से किस्त बंधवा ली। फिर वह बोला, रामू तुम ट्रैक्टर चलाकर घर लेकर आओ, मैं बाइक से घर चलता हूँ। रास्ते में सुधीर ने मिठाई ली और घर पहुंचा ही था कि पीछे से रामू भी ट्रैक्टर लेकर घर के दरवाजे पर पहुंच गया। बच्चे नया ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हुए। बड़े भाई साहब बोले, अरे रामू वाह, क्या बात है, तूने नया ट्रैक्टर खरीद लिया। रामू की आंखें भी नम हो गई और उसने चाबी बड़े भाई साहब के हाथ में देते हुए कहा, नहीं भैया, ट्रैक्टर तो आपका है, अपने वकील साहब ने खरीदा है। बड़े भाई साहब ने एक नज़र सुधीर की तरफ देखा, उनकी आंखें भी नम थी। फिर ट्रैक्टर पर हाथ फेरते हुए बोले, वाह क्या शानदार ट्रैक्टर है, लेकिन छोटे तुमने यह सब? सुधीर बोला, कुछ नहीं भैया, कल खेतों को देखा तो लगा कि ज़मीन का कोई भी टुकड़ा बंजर नहीं रहना चाहिए। फिर सब ने हंसते मुस्कुराते नए ट्रैक्टर आने की खुशी में मिठाई और चाय का आनंद लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।